Hello friends, I am Anup Chaudhary. Today we are going to discuss in this video lecture mathematical operations over vectors. Let us now start. Mathematical operations over vectors. नंबर 1 एडिशन, बेटा लिखें इसमें। नंबर 1 एडिशंस। फॉलोइंग मेथड्स आर यूज्ड। पार्ट ए, ट्रायंगुलर मेथड। Triangular method. This method is used to add two vectors at a time, ग्राफिकली। इसमें डायग्राम बेटा ड्रॉ करना पड़ता है। डायग्राम एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है, हमें इसकी नॉलेज होनी चाहिए। ठीक, जनरली हम इसका यूज अवॉइड करते हैं, लेकिन इस एग्ज़ाम में आ जाए तो आपको देयर इज़ नो ऑप्शन, आपको पता होना चाहिए और आपको आना चाहिए। तो यहाँ पे अगर मेरे पास एक वेक्टर ये है, वेक्टर सपोज ए, and this is vector B and this angle is theta। ठीक, इन दोनों को अगर ऐड करना हो, मुझे ये निकालना है वेक्टर R इक्वल टू वेक्टर A प्लस वेक्टर B। तो मैं क्या करता हूं, इनमें से किसी एक वेक्टर को पहले ड्रॉ कर लेता हूं। मेरी मर्जी है, किसी भी वेक्टर को पहले एक ड्रॉ कर सकता हूं। तो मैंने अगर यहां पे A वेक्टर को ड्रॉ कर लूं, इसको आगे बढ़ाऊं, ये इसकी डायरेक्शन है। इसके एरो हेड से, जिस वेक्टर को पहले ड्रॉ किया, इस केस में वेक्टर ए, इसके एरो हेड से दूसरे वेक्टर को मैं ड्रॉ करता हूँ। ठीक, बिना दूसरे वेक्टर की डायरेक्शन को चेंज किए हुए, ना उसके मैग्नीट्यूड को चेंज किए हुए। तो अगर मैं यहाँ से इसको ऐसे ड्रॉ करूँ, दिस इज वेक्टर बी, दिस इज एंगल थीटा। नाउ द टेल ऑफ द फर्स्ट वेक्टर इज ज्वाइंड टू द हेड ऑफ द सेकेंड वेक्टर। डायरेक्शन जो होगी, ये रिजल्टेंट होगा, इसकी डायरेक्शन टुवर्ड्स द हेड ऑफ द सेकेंड वेक्टर होगी। देन दिस इज कॉल्ड वेक्टर आर इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। इस एंगल को हम मेजर कर लेते हैं, इसकी लेंथ को मेजर कर लेते हैं, जिससे रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड पता चल जाता है। इस एंगल को मेजर कर लेते हैं, जिससे कि रिजल्टेंट का डायरेक्शन पता चल जाता है विद रिस्पेक्ट टू वेक्टर ए। ठीक, ये समझ गए? तो इसमें अगर हम लिखना चाहें तो हम ये लिख सकते हैं, इन दिस मेथड एनी वन वेक्टर इज ड्रॉन फर्स्ट। इन दिस मेथड एनी वन वेक्टर इज ड्रॉन फर्स्ट एंड देन फ्रॉम इट्स एरो हेड second vector is drawn keeping its magnitude and direction same। keeping its magnitude and direction same, full stop। Now the tail of the first vector, is joined to the head of second vector.
फुल स्टॉप, इट रिप्रेजेंट्स द वेक्टर एडिशन ऑफ बोथ द वेक्टर्स। बोथ द वेक्टर्स। बेटा हमने इसमें क्या कहा, किसी एक वेक्टर को पहले ड्रॉ करते हैं। सपोज करो मैं वेक्टर बी को पहले ड्रॉ कर लेता, दिस इज वेक्टर बी, तो इसके एरो हेड से वेक्टर ए को ड्रॉ करता, पहले वेक्टर की टेल को दूसरे वेक्टर के हेड से ज्वाइन कर देता, ये रिजल्टेंट रिप्रेजेंट करता, ये वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी होता, इस एंगल को मेजर कर लेता, ये अल्फा आ जाता। हमारे इस केस में रिजल्टेंट का एंगल वेक्टर ए के रिस्पेक्ट में आया है, और इस केस में रिजल्टेंट का एंगल, रिजल्टेंट ये वेक्टर आर, इसका एंगल वेक्टर बी के रिस्पेक्ट में आया है। ठीक, डिफरेंस केवल इतना ही आएगा, लेकिन जो रिजल्टेंट आएगा वो सेम आएगा, उसका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड सेम आएगा। मीन्स क्या हो गया कि जो वेक्टर एडिशन है वो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। मीन्स हम कह सकते हैं इट फॉलोज कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ पता है ना बेटा, कि ऑर्डर या क्रम चेंज कर देने से रिजल्ट में कोई चेंज नहीं आता। दैट इज वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इक्वल टू वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए। नोट कर ले सर। इसके क्वेश्चन आपको नहीं छोड़ने हैं, इसको कहीं लाइटली नहीं लेना है कि सर बहुत आसान हो गया। ये समझ में आ रहा है बेटा? ये जो ट्रायंगुलर मेथड है ये केवल और केवल दो वेक्टर का रिजल्टेंट दे सकता है। इसकी सहायता से थर्ड वेक्टर को यानी वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी नहीं पता किया जा सकता। क्लियर? समझ में आया बेटा ये चीज? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नंबर 2 या पार्ट बी, पॉलीगन मेथड। This method, polygon method, this method is used to add more than two vectors. ठीक बेटा, इससे दो से अधिक संख्या में वेक्टर्स हो उनको ऐड कर सकते हैं। अगर केवल दो को ही इससे ऐड करें तो वो ट्रायंगुलर मेथड बन जाता है। ठीक, देखते हैं कैसे। मेरे पास बेटा एक वेक्टर ए है, वेक्टर बी है, ये कुछ एंगल होगा, और ये मेरे पास वेक्टर सी है। मैंने इस मेथड में क्या किया, आपको एक बात पता होनी चाहिए। एक सिंपल सी कैलकुलेशन पूछता हूँ, 3 + 4 + 8 कितना होता है? 15 होगा। आपने क्या किया, तीनों नंबर जोड़े? नहीं बेटा, ऐसा नहीं है। आपने पहले दो को ऐड किया, उसका जो रिजल्ट आया विच इज कॉल्ड इंटरमीडिएट रिजल्ट, उसमें थर्ड को ऐड किया। एक साथ 3 डिजिट को हम नहीं ऐड कर सकते, हमारी कैपेबिलिटी के बाहर की बात है। ठीक, हम क्या करेंगे, पहले किसी दो को ऐड करेंगे, फिर उसका जो रिजल्ट आएगा उसमें तीसरे को ऐड करेंगे। यहाँ मैंने 3 और 4 को पहले ऐड किया, 7 + 8, नाउ इट इज 15। इट इज कॉल्ड इंटरमीडिएट रिजल्ट। ठीक, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, वेक्टर आर मुझे पता करना है जो कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी के बराबर होगा। इनमें से किसी दो को पहले ऐड करूँगा और उसका जो रिजल्ट आएगा R1 मान लूँगा, उसमें थर्ड को ऐड करूँगा, फिर ये रिजल्ट आ जाएगा। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले वेक्टर ए को ड्रॉ किया, बी को ड्रॉ किया, और यहाँ से अगर मैं कहूँ कि मैं सी को ड्रॉ कर रहा हूँ तो गलत हो जाएगा। तब हम इस मेथड को, इंटरमीडिएट रिजल्ट को भूल रहे हैं। तो मैं सबसे पहले इन दोनों को ऐड करूँगा, वेक्टर बी को ए में। इससे मुझे
वेक्टर R1 इजकल टू वेक्टर A प्लस वेक्टर B मिल जाएगा, जैसे यहाँ पे 3 + 4 इजकल टू 7 मिल रहा था। क्लियर? ये जो अब R1 में ऐड कर रहा हूँ, अब मैं 7 में 8 ऐड करूँगा, R1 को में वेक्टर C को ऐड किया, रिजल्ट ये हो गया। ये जो रिजल्ट होगा वेक्टर R इजकल टू R1 प्लस वेक्टर C, R1 A प्लस B के बराबर है। ठीक, गॉट द पॉइंट? फिर राइट इट डाउन। सी पार्ट आएगा, पैरेललोग्राम मेथड। पैरेललोग्राम मेथड this graphical method is used to add two vectors only. It is based upon parallelogram theorem. This is based upon parallelogram theorem. तो बेटा पहले पैरेललोग्राम थ्योरम लिख लें। Parallelogram theorem. This theorem states that if the two vectors to be added, are represented by two TWO2 adjacent sides of a parallelogram, then the diagonal passing through their intersection point represents the diagonal passing through their intersection points represents the resultant of these two vectors. मीनिंग क्या है इस बात को समझ लेंगे। इधर देख लो बेटा, समझ में यहां से आ जाएगा। अगर मेरे पास एक वेक्टर P है और दूसरा वेक्टर Q है, इनके बीच का एंगल थीटा। ठीक, अभी एक बात और मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, दो वेक्टर के बीच का एंगल अगर नहीं दिया हो तो हम कैसे लेते हैं। अक्सर बच्चे उसमें गलती करते हैं। तो मैंने क्या किया, इनसे वेक्टर P को ड्रॉ किया और इसके टेल से ही वेक्टर Q को ड्रॉ कर दिया। ये एंगल थीटा है बेटा। ठीक, इफ द टू वेक्टर्स टू बी एडेड आर रिप्रेजेंटेड बाय टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, देन द पैरेललोग्राम पहले बना लो ना बेटा। तो पैरेललोग्राम अगर कंप्लीट करना है तो P के पैरेलल मुझे एक लाइन यहां ड्रॉ करनी होगी, Q के पैरेलल P के हेड से दूसरी लाइन यहां पे ड्रॉ करनी होगी।
ये रिजल्टेंट आ जाएगा जो वेक्टर p प्लस वेक्टर q के बराबर होगा। इफ द टू वेक्टर्स are represented by two adjacent sides of a parallelogram, then the diagonal passing through intersection of these two sides gives the resultant of these two vectors. क्लियर? दो वेक्टर के बीच का एंगल समझ लेते हैं कैसे ड्रॉ करते हैं बेटा, फिर आगे बढ़ेंगे। ये वेक्टर p है, ये वेक्टर q है, दोनों वेक्टर को सेम पॉइंट से ड्रॉ किया तो एक एंगल जो थीटा दिखाई दे रहा है ये बनेगा और एक एंगल ये वाला बनेगा ना। तो जो छोटा एंगल बनता है वही एंगल होता है बिटवीन दीज टू वेक्टर्स। या व्हाट आई मीन टू से, दो वेक्टर को सेम पॉइंट से ड्रॉ करें, ये P है ये Q है, तो एक एंगल तो ये बन रहा है, दूसरा ये भी तो बन रहा है, तो ये जो होगा इन दोनों के बीच का एंगल होगा। या यानी कि दोनों को टर्मिनस को इनिशियल वेक्टर्स हो, दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट सेम हो, तो जो छोटा वाला एंगल बनता है वो दोनों के बीच का एंगल कहलाता है। या दोनों को टर्मिनस वेक्टर्स हो, ये ड्रॉ करिए ये ड्रॉ करिए, ये वाला एंगल होगा। ठीक, इसके अलावा कोई थर्ड मेथड मत लगाइएगा, प्रॉब्लम में आ सकते हैं जब तक आप एक वेल एक्सपीरियंस पर्सन ना हो क्वेश्चन सॉल्व करने के। ठीक, प्लीज ड्रॉ इट। जो मैथ के स्टूडेंट हैं, जिनको इंजीनियरिंग करनी है, बीटेक जिनका सपना है, उनके लिए मेरा कहना स्पेशली ये चीज़ है कि भाई साहब डायग्राम से दूर मत हटिए, सभी मशीन्स के डायग्राम ही आपके सामने आने वाले हैं। ठीक, उसमें कंजूसी मत करिए, नहीं तो आगे बहुत बड़ी कंजूसी आपके साथ होने वाली है। ठीक, ये भी ग्राफिकल मेथड है, और बेटा ग्राफ जहां डायग्राम ड्रॉ करना पड़ता है हमें टाइम लगता है, तो हम उस मेथड को भी कहीं फॉलो करते हैं जहां पे ग्राफ एवॉइडेड होता है। तो इसका दूसरा पार्ट है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा पार्ट है इसका एनालिटिकल पार्ट, इसी में एनालिटिकल पार्ट। ये वेक्टर P है, ये वेक्टर Q है, इनका रिजल्टेंट वेक्टर R है। मैं इसको हटा दे रहा हूं, इसको मैंने A टर्मिनल माना, A वर्टेक्स, B वर्टेक्स, C वर्टेक्स, D वर्टेक्स मान सकता हूं ना। इसको मैंने आगे बढ़ाया, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया, ये मैंने E पॉइंट मान लिया। अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक, इसकी लंबाई अगर इसके मैग्नीट्यूड Q के बराबर है तो इसकी लंबाई भी वेक्टर Q के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा। ठीक, हमने लिखा है इसमें इसके बाद इन ट्रायंगल BEC, BE बेस इक्वल टू BC cos थीटा, बेस इक्वल टू हाइपोटेनस इंटू cos थीटा। अच्छा, ऐसे प्रॉब्लम हो रही है तो ऐसे कर लो, अब तो cos थीटा कहोगे ना बिना किसी प्रॉब्लम के। BE बेस अपॉन हाइपोटेनियस इक्वल कोसाइन ऑफ द एंगल cos थीटा, देयरफॉर BE इज इक्वल टू BC cos थीटा इक्वल टू Q cos थीटा। अगेन CE अपॉन BC इक्वल टू साइन थीटा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको आप लिख सकते हैं CE इक्वल टू Q साइन थीटा। एनी प्रॉब्लम? नहीं। तो ये मेरे पास Q साइन थीटा हो गया और यहां से यहां तक Q cos थीटा हो गया। तो हम क्या, हमने कहा इन ट्रायंगल AEC, AE इक्वल टू AB प्लस BE P प्लस Q cos थीटा। ठीक, प्लीज डायग्राम अगला बना दें एनालिटिकल पार्ट लिख करके, और फिर यहां तक लिखे, फिर आगे चलता हूं। उसी में नहीं, उसी में मॉडिफाई नहीं करना है,
एनालिटिकल पार्ट लिख के अगला डायग्राम बनाना है आपको। मैंने फिर कहा था कंजूसी मत करिए। सर मैं अपने घर का बहुत अच्छा बच्चा हूँ, मैं हर जगह से पेरेंट्स के पैसे बचाने की कोशिश करता हूँ। अरे यार आप पैसे 10 और खर्च करवा लीजिए, बिलीव मी, पैसे नहीं मतलब रुपए की बात कर रहा हूँ, ठीक। लेकिन जिस चीज़ के लिए आप मुझसे स्टडी कर रहे हैं उसमें अच्छे निकल जाइए। वैसे एक गाना था बहुत पहले यार, वो उसका मॉडिफाइड रूप मैंने बनाया हुआ है। देख तेरे इंसान की हालत क्या होई भगवान, कितना बदल गया इंसान। सूरज न बदला चांद न बदला, बदल गया ईमान, कितना बदल गया इंसान। लोगों का ईमान बदल गया है। वैसे कालिदास को देखना हो तो कोशिश हम ये करें कि शीशे में अपना चेहरा देख लें। जो समय हमें हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट है उसे हम फालतू पास कर देते हैं। उस डाली को काट रहे होते हैं, उस ब्रांच को कट कर रहे होते हैं, और हंस किस पे रहे होते हैं? पुराने कालिदास पे। ठीक बेटा, जब कर दो जाए। ठीक, हमारे ट्रायंगल वही AEC चल रहा था। हम यहाँ पे कहेंगे पाइथागोरस थ्योरम से AC स्क्वायर इक्वल टू AE स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर। AC स्क्वायर इक्वल टू AE स्क्वायर प्लस EC या CE स्क्वायर। AE मेरे पास है P प्लस Q कॉस थीटा, इक्वेशन नंबर 2 से देख लीजिएगा, और ये Q साइन थीटा होल स्क्वायर। P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2PQ कॉस थीटा प्लस Q स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अगर ये और इसको ले लें तो उसमें हमारे पास Q स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। क्लियर बेटा? इसको मैं लिख सकता हूँ P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ कॉस थीटा, ये R स्क्वायर के बराबर है। इक्वेशन नंबर 3, या इसे 3 ना करें, 3 कर लें, और R इक्वल टू अंडर रूट P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ कॉस थीटा। प्लीज नोट इट डाउन। ठीक, तो ये तो बेटा मेरा मैग्नीट्यूड निकल गया ना, मैग्नीट्यूड निकल गया ना। अब मुझे डायरेक्शन की बात आएगी। इससे रिलेटिव डायरेक्शन आती है, क्योंकि हम डायरेक्शन रिजल्टेंट का निकालते हैं P के रिस्पेक्ट में या Q के रिस्पेक्ट में, यही निकालते हैं। तो अगर मैं अल्फा डायरेक्शन है इसकी P के रिस्पेक्ट में अल्फा निकालना चाहूँ, देन आई कैन राइट हियर एज tan अल्फा इक्वल टू आ जाएगा परपेंडिकुलर Q साइन थीटा
अपॉन पी प्लस क्यू कॉस थीटा। कहीं पे भी दो वेक्टर को अगर ऐड करना हो तो आपको उसका मैग्नीट्यूड तो निकालना ही पड़ेगा। अगर डायरेक्शन नहीं निकालेंगे तो आपने इनकम्प्लीट कैलकुलेशन की है, मार्क्स डेफिनेटली कटेंगे। और अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा तो निगेटिव मार्क्स या 0 मार्क्स मिलेंगे। ठीक बेटा, नोट कर लें से। कोई समस्या है यहाँ तक? कोई प्रॉब्लम है? नहीं। अगर हमें यहाँ पे आर मैक्सिमम पता करना है, मेरे पास दो वेक्टर पी और क्यू हैं, उनका मैग्नीट्यूड दिया गया है और ये पूछा है कि इनका मैक्सिमम कितना हो सकता है। ठीक, तो इसका मतलब मैं मैग्नीट्यूड तो चेंज कर नहीं सकता, केवल डायरेक्शन इस प्रकार से चेंज कर सकता हूँ। ये कॉस थीटा पे डिपेंड करता है। कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, तो थीटा इक्वल टू 0 पे होती है भाई साहब। ये जो आ जाएगा अंडर रूट पी प्लस क्यू होल स्क्वायर इक्वल टू पी प्लस क्यू के बराबर होगी और थीटा इक्वल टू 0 डिग्री पे होगी। तो जब दो वेक्टर के बीच का एंगल 0 डिग्री होता है तो उनका रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड मैक्सिमम होता है। और डायरेक्शन वही होती है जो दोनों वेक्टर की डायरेक्शन होती है, क्योंकि दोनों वेक्टर की डायरेक्शन सेम होती है और रिजल्टेंट की डायरेक्शन भी सेम होती है। अगर मैं यहाँ पे आर मिनिमम निकालना चाहूँ, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस पी क्यू, यहाँ पे कॉस थीटा की मिनिमम वैल्यू रखना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा -1। ये आ जाएगा थीटा इक्वल टू 180 डिग्री पे। कॉस 180 डिग्री -1 के बराबर होता है, इक्वल होता है। इसको मैं लिख सकता हूँ अंडर रूट पी माइनस क्यू का होल स्क्वायर, थीटा इक्वल टू 180 डिग्री इक्वल टू पी माइनस क्यू, थीटा इक्वल टू 180 डिग्री। इसमें बेटा एक प्रॉब्लम है, चाहे आप पी माइनस क्यू का होल स्क्वायर करें या क्यू माइनस पी का होल स्क्वायर करें, आंसर सेम आना है। ठीक, मुझे नहीं पता इसमें कि पी का मैग्नीट्यूड बड़ा है या क्यू का, लेकिन ये पता है कि जो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड आएगा वो हमेशा पॉजिटिव आएगा। क्यू का अगर बड़ा हो गया मैग्नीट्यूड तो गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको मॉडुलस में रखते हैं। ठीक, चलिए बेटा, वेक्टर में जो कुछ भी होता जा रहा है आप उसको कोई मुहूर्त नहीं निकालिएगा, तुरंत घर पे पढ़ना है, समझना है। जो चीज़ समझ में ना आए नेक्स्ट टाइम पूछना है। ठीक, और इस लेवल तक पढ़ना है कि जो चीज़ समझ में आ गई है वो आपको याद हो जाए, मेमोराइज हो जाए। फिर राइट आउट द क्वेश्चन। Two vectors of magnitudes 5 Newton and 12 Newton are acting on a body, and 12 Newton, two vectors, यहाँ forces हैं, two vectors of 5 Newton and 12 Newton are acting on a body in mutually perpendicular directions. In mutually perpendicular directions, find their resultant तो मुझे रिजल्टेंट पता करना है। रिजल्टेंट क्या होगा, जब दो फोर्स काम कर रहे हैं तो उनका रिजल्टेंट भी फोर्स ही होगा। ठीक, तो हमने क्या किया समझ ले बेटा, कैसे करना है आपको। ये आपने बॉडी बना लिया, एक ये 5 न्यूटन का इधर काम कर रहा है और 12 न्यूटन का इधर काम कर रहा है। फोर्स को आप F1 और F2 कह सकते हो।
आपने F1 F2 लिख दिया। इससे पैरेललोग्राम कंप्लीट करते तो बेसिकली एक रेक्टेंगल बन जाएगा वो। ये रिजल्टेंट है। हमने कहा रिजल्टेंट की डायरेक्शन में 5 न्यूटन के साथ निकालूंगा और थीटा तो 90 डिग्री है ही, तो यहाँ पे आ जाएगा F1 इक्वल टू 5 न्यूटन, F2 इक्वल टू 12 न्यूटन, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। आ जाएगा ना बेटा। F इक्वल टू अंडर रूट F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस F1 F2 cos 90, ऐसे लिखेंगे बेटा। ऐसे वहाँ PQ वेक्टर दिए थे तो PQ की टर्म्स में लिखा था फॉर्मूला, यहाँ F1 F2 की टर्म्स दो वेक्टर ऐड करने हैं तो F1 F2 की टर्म्स में फॉर्मूला लिखूंगा। तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर प्लस ट्वाइस 5 इंटू 12 cos 90 जीरो, ये पूरा जीरो हो जाएगा। इसको वर्कआउट करोगे 25 प्लस 144 इजकल टू अंडर रूट 169 13 न्यूटन। तो जो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड आ गया वो 13 न्यूटन आ गया। डायरेक्शन की बात कर रहे हैं तो हम कहेंगे 10 अल्फा इजकल टू, डायरेक्शन हम किसके साथ निकाल रहे हैं, F1 के रिस्पेक्ट में। देखिए वहां पे हम P के साथ डायरेक्शन निकाल रहे थे तो P डिनोमिनेटर में अकेला आया था। देख लें इससे पहले जो फॉर्मूला लिखा है आया था Q साइन थीटा अपॉन P प्लस Q कॉस थीटा। P के साथ साइन या कॉस नहीं लगा हुआ था, तो जिसके साथ एंगल निकालते हैं वो यहाँ पे अकेले लिखते हैं, दूसरे के साथ साइन थीटा या कॉस थीटा डिनोमिनेटर में लगाते हैं। वैसे भी 10 अल्फा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता, आपको सेम फॉर्मूला मिला था। ठीक, हर जगह इतने सिंपल वे में नहीं होता, इस वजह से आप ये अकेले वाली बात कि इसके साथ साइन कॉस नहीं आएगा, डिनोमिनेटर में लिखा जाएगा, ये ध्यान रखें। F2 12 है इंटू 1 प्लस 5 प्लस 12 इंटू 0 इक्वल टू 12/5। इट कैन बी रिटन एज, ये लिखने का तरीका है, मेथड है, ये दोनों ही निकालना पड़ेगा। एक निकालोगे तो इनकम्प्लीट माना जाएगा, मार्क्स कटेंगे। ठीक, 10 अल्फा इक्वल टू 12/5, इसका मीनिंग ये है कि अल्फा इज दैट एंगल फॉर विच इट्स टेंजेंट इट्स tan इज इक्वल टू 12/5। ये इनवर्स का मतलब 1 अपॉन, जैसे x इनवर्स लिखते हैं ना 1/x, वो चीज़ नहीं है। इसका मतलब है tan अल्फा इक्वल टू 12/5, इसका उल्टा प्रोसेस। ठीक, नोट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखे, ए पर्सन गोज 40 kilometer east and then turns to his left and then turns to his left and again goes 40 kilometer towards north. Find his resultant displacement. तो ऐसे क्वेश्चंस को कैसे वर्कआउट करेंगे समझ लें। हमारे पास एक ऐसे बेटा डायरेक्शन बना लेंगे, इट इज ईस्ट, इट इज नॉर्थ, इट इज वेस्ट, इट इज साउथ। एक पर्सन है, वो दो डिस्प्लेसमेंट चलता है, इसको मैं दो तरीके से वर्कआउट करूंगा। जो पहला तरीका है वो ज़्यादा सही है, तरीके दोनों सही है। वो क्या कहता है कि यहाँ से वो S1 डिस्प्लेसमेंट है 40 किलोमीटर ईस्ट में गया। उसके डिस्प्लेसमेंट के दो पार्ट हैं, एक ईस्ट डायरेक्शन 40 किलोमीटर, दूसरा नॉर्थ डायरेक्शन में 40 किलोमीटर। बच्चा आप लोग कई बार कहते हो कि सर जब यहां पहुंच गए तो आप डिस्प्लेसमेंट यहां से कैसे ड्रॉ कर सकते हो, ये बात ब्रेन में आती है। मैं सेकंड पार्ट इसका यहीं पे देख लेता हूं जिससे कि ये चीज आपका क्लियर हो सके। ईस्ट नॉर्थ वेस्ट साउथ, ओ से चले यहां पहुंचे
S1 इजकल टू 40 किलोमीटर, नॉर्थ को यहाँ से गए, S2 इजकल टू 40 किलोमीटर, ये रिजल्टेंट है। तो ये तो समझ में आ रहा है, लेकिन इसमें क्या होता है, दोनों को सेम पॉइंट से ड्रॉ किया हुआ है। तो बोले सर जब वो यहाँ पहुँच गया था फिर आप यहाँ कैसे ड्रॉ कर सकते हो? भाई केस क्या है, एक वेक्टर S1 ये है, दूसरा वेक्टर S2 ये है। अगर ट्रायंगुलर मेथड से ड्रॉ वेक्टर सम करना होगा, एक को ऐसे ड्रॉ करूंगा, दूसरे को ऐसे, और रिजल्टेंट निकाल दूंगा जैसे सेकंड पार्ट में किया मैंने। और अगर पैरेललोग्राम मेथड से करूंगा तो ये कहा जाता है कि दोनों वेक्टर को सेम पॉइंट से ड्रॉ करिए। तो मैं करूंगा ना ऐसा, दोनों बीच में 90 डिग्री एंगल होगा, कोई डाउट तो नहीं है ना इसमें। तो मैंने यही ड्रॉ कर लिया। पर्सन का जो डिस्प्लेसमेंट है, रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट, उसके दो डिस्प्लेसमेंट के वेक्टर सम के बराबर है। तो जिन दो डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर सम निकालना था वो उसको मैंने सेम पॉइंट से ड्रॉ कर लिया। ये चीज समझना ज्यादा जरूरी है कि मोस्ट ऑफ द केसेस में हम ऐसा चीज लेके चलते हैं, तो जितनी जल्दी ये चीज समझ में आ जाए, वेक्टर सम किया पैरेललोग्राम मेथड से, ये बेटा रिजल्टेंट आ गया, दिस इज S, दिस इज S2। हमारे पास S1 और S2 के बीच का एंगल 90 डिग्री है, और रिजल्टेंट को मैं S1 के रिस्पेक्ट में एंगल निकालूंगा। S इजकल टू अंडर रूट S1 स्क्वायर प्लस S2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस S1 S2 कॉस 90। क्लियर है? समझ में आई ये बात? ठीक। S1 मेरे पास 40 किलोमीटर है, प्लस 40 होल स्क्वायर प्लस यहाँ कॉस 90 जीरो कर देगा सब कुछ, तो ये जीरो आ गया। ये बेटा सॉल्व करोगे 40√2 किलोमीटर आ जाएगा। अगर सेकंड पार्ट में करते तो अगर ट्रायंगुलर मेथड यूज करते तो मैं स्केल से मेजर करता, लेकिन यहाँ राइट एंगल ट्रायंगल लॉ लगा सकते हैं, तो वो हो जाएगा S इजकल टू अंडर रूट 40 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर प्लस बेस का स्क्वायर, ये अगेन 40√2 ही आ जाएगा। ठीक है बेटा, लेकिन हम हमेशा इस मेथड को प्रिफर करेंगे, ध्यान रखिएगा। आने दोनों चाहिए, ये सिंपल पड़ता है ऐसा लगता है हमें, लेकिन ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। यहाँ पे इस एंगल को अगर अल्फा मान लें तो tan अल्फा इजकल टू हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, होगा ना बेटा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस 40/40 इजकल टू 1, अल्फा इजकल टू 45 डिग्री, यानी ये एंगल 45 डिग्री होगा। वहाँ देख लें, यहाँ पे अगर हम tan अल्फा वर्कआउट करें तो tan अल्फा S1 के साथ निकाल रहे हैं, S1 यहाँ अकेला आएगा S2 sin 90 प्लस S2 cos 90, S2 40 sin 91 40 प्लस 0 cos 90 0 कर देगा, ये भी 1 आ जाएगा। अल्फा यहाँ पर भी 45 डिग्री ही आ जाएगा। लेकिन बेटा इसके बाद चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है जो मुझे इसका आंसर लिखना है। डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पर्सन इजकल टू 40√2 किलोमीटर ये बेटा लिख लिया।
अब इस बेटा इसको ध्यान से करें, इसको नकल नहीं करेंगे, बाकी तो आप अपनी अकल से कर सकते हो, इसको ध्यान से समझ लें। 45 डिग्री अगर इस डायरेक्शन में मुझे जाना है, जिस डायरेक्शन में रिजल्टेंट वेक्टर आ रहा है, तो मुझे ईस्ट से 45 डिग्री नॉर्थ की तरफ मुड़ना होगा। तो मुझे 45 डिग्री नॉर्थ की तरफ मुड़ना है, कहाँ से? ईस्ट की तरफ से। तो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू 40√2 किलोमीटर 45 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। अब ये भी एंगल 45 का ही होगा, तो हम ये भी कह सकते थे कि नॉर्थ से 45 डिग्री ईस्ट की तरफ मुड़ो, तो इसको हम कह सकते हैं 45 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। ये दोनों के मिड में है ना, दोनों से इक्वल एंगल बना रहा है, तो इसको कह सकते थे 40√2 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ और ईस्ट से इक्वल एंगल पे चले जाइए। क्लियर? यू आर गेटिंग माई पॉइंट? नोट कर लो, इसमें अक्सर बच्चों को प्रॉब्लम होती है ये बात लिखने में, डायरेक्शन निकालने में। थ्री, 4 and 5. Find the angle between first two vectors. Find the angle between first two vectors. तो मैंने क्या किया, P इक्वल टू 3 मान लिया, Q इक्वल टू 4 मान लिया, रिजल्टेंट इक्वल टू 5 गिवन है। R स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस ट्वाइस PQ कॉस थीटा। ठीक, R5 का स्क्वायर इक्वल टू 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू कॉस थीटा। सॉल्व करेंगे, 25 इक्वल टू 9 प्लस 16 प्लस 24 कॉस थीटा। ये कैंसिल हो जाएगा 25 से 25, कॉस थीटा इक्वल टू 0 आ जाएगा, 8 इंडिकेट थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। सिंपल क्वेश्चन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन एक बात और देख लें बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेदर 3 forces may give resultant force 0. क्या 3 फोर्सेस का रिजल्टेंट 0 हो सकता है? केस क्या है उस बात को समझ लो। पार्ट ए 3 न्यूटन, 5 न्यूटन, 6 न्यूटन। पार्ट बी 8 न्यूटन, 12 न्यूटन, 22 न्यूटन। पार्ट सी 6 न्यूटन, 8 न्यूटन, 2 न्यूटन। इन्हीं को समझ ले, जो बात मैं समझाना चाहता हूं वो आपको आ सकती है। आंसर क्या होगा? ए 3 न्यूटन, 5 न्यूटन, 6 न्यूटन। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अभी हमने देखा था जो आर मैक्सिमम हो रहा था वो पी प्लस क्यू के बराबर हो रहा था, आर मिनिमम जो आ रहा था वो पी माइनस क्यू के बराबर आ रहा था। देखा था ना बेटा थोड़ी देर पहले। जो मेरे पास आर मैक्सिमम आ रहा था वो पी प्लस क्यू के बराबर आ रहा था, और आर मिनिमम कितना आ रहा था? पी माइनस क्यू के बराबर आ रहा था। यही आ रहा था ना। यानी कि दो वेक्टर पी और क्यू को अगर ऐड किया जाए तो उनका मिनिमम इतना होगा, मैक्सिमम इतना होगा, या इनके बीच में कुछ भी हो सकता है। क्लियर? तो हम छोटे वाले वेक्टर यहां पे देख लेते हैं, कम मैग्नीट्यूड के। 3 और 5 कितना हो गया? 8। तो इनका मैक्सिमम 8 हो सकता है, मिनिमम 2 हो सकता है। 2 से 8 के बीच में इनका रिजल्टेंट लाई करना चाहिए। कितना है? तो ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल है। ठीक, क्योंकि
मिनिमम, भाई हम ट्रायंगुलर मेथड्स कर रहे हैं ना, ट्रायंगल बने और ट्रायंगल बनता है तो दो साइड्स का जो सम होता है उसको हमेशा तीसरी साइड से, दो छोटी साइड्स का सम तीसरी साइड से बड़ा होना चाहिए। वहां से भी हम ज्योमेट्री से करना चाहें तो वहां से भी वर्कआउट हो सकता है। तो यहां पे हम केवल ये चीज देखें, मिनिमम कितना होगा 3 5 का 2 हो जाएगा और मैक्सिमम कितना होगा 8। तो अगर 2 से लेके 8 तक इनका रिजल्टेंट है तो वो पॉसिबल है। ऐसे ही 8 और 12 20, इनका रिजल्टेंट मैक्सिमम 20 आ सकता है। कितना आ रहा है ये, तो ये पॉसिबल नहीं है। 6 8 14 और मिनिमम 2, मिनिमम पे आ गया, बाउंड्री पे आ गया, पॉसिबल है। सिंपल देखना है, सिंपल ऑब्जर्वेशन है बेटा, प्लीज नोट कर लें इसे। सर रख दिया होगा ऑफिस में, देख लीजिएगा। नहीं मैंने उठाया था शायद, हाँ हाँ आज उठाया था। इसमें मैं यहाँ तो क्वेश्चन नहीं लगा था, 3 forces make a resultant force 0। हाँ बेटा, रिजल्टेंट 0 की बात कैसे है उस चीज़ को समझ लें, उस बात को समझ लें। पहले इसे तो लिख लिया, हाँ तो इसको लिख लेना बेटा, जिससे मैं इस बात को ग्राफ से एक्सप्लेन कर दूँ, क्योंकि उसमें कुछ होना नहीं है बेटा। ये जो वीडियो बन रहा है ना, कुछ नहीं होना है कुछ नहीं होने का मीनिंग ये है कोई चीज़ गड़बड़ नहीं हुई है, जो कुछ हो रहा है उसकी एडिटिंग आराम से संभव है। रब कर दूं और क्या छपाई है। देखिए बेटा, दो वेक्टर का रिजल्टेंट P और Q का रिजल्टेंट ये आएगा ना, आएगा ना। इसमें अगर इतना ही वेक्टर ऐड कर दिया जाए अपोजिट डायरेक्शन में तो रिजल्टेंट 0 हो जाएगा इन तीनों का। इसका मतलब इन दोनों का सम इसके बराबर आना चाहिए, तभी तीसरा इस ऐसे ऐड किया जा सकता है, तभी 0 होगा। वैसे ये वेक्टर, दिस वेक्टर और तीसरा वेक्टर ये, रिजल्टेंट 0 होगा। तो ट्रायंगल की 3 साइड अगर ये रिप्रेजेंट करते हैं तो रिजल्टेंट 0 हो सकता है। अच्छा, if possible, question is asking whether 3 forces make a resultant force 0। दे सकते हैं, हाँ वो फिर एंगल पर डिपेंड करता है क्या एंगल। दैट्स राइट। पर इससे बस हमें ये पता चल सकता है कि पॉसिबल है कि नहीं। हाँ, इनफाइनाइट केसेज में से एक केस पता चलेगा इसमें से, बाकी केस में पॉसिबल नहीं होगा। In today's videos, up to this now, in next video, I am going to discuss other mathematical operations over vectors. Stay at home. Have a nice day. Goodbye. Bye-bye.